नमस्कार। कश्मीर की समस्या जस की तस बनी हुई है। दो कदम आगे चलते हैं तो चार कदम पीछे जमीन खसक जाती है। और जो कश्मीरी पंडितों का या हिंदुओं का पलायन वहां से रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब धारा 370 हटाई गई थी उसमें सभी लोगों को विश्वास हुआ था, और ये बहुत अच्छा कदम है। धारा 370 हटाना बहुत अच्छा कदम है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बहुत गंभीर समस्या जरूर रही है, जिससे आतंकवाद का दौर पुनः लौट आया है। और ये जो टारगेटेड किलिंग है वो फिर शुरू हो गई है। नाम पूछ पूछ कर लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। कितनी हत्याएं हुई, कौन मारा गया, किस तरह मारा गया, ये सवाल बेमानी हो गया है। एक डेटा की थ्योरी है, उसमें कहा जाता है कि अगर एक आदमी मरता है, एक मनुष्य मरता है, एक मौत होती है, तो ये ट्रेजिडी होती है, ट्रेजिडी कहलाती है। लेकिन जब मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर ये डेटा हो जाता है, आंकड़े रह जाते हैं, फिर उसमें इमोशंस खो जाते हैं। सरकार के भी साथ शायद ऐसा हो रहा है, आम जनमानस के साथ भी यही होता है। लेकिन जो असल प्रॉब्लम है वो शायद किसी से छिपी नहीं है, लेकिन हम लोगों के अंदर, सरकार के अंदर, पूरे समाज के अंदर एक ऐसी हीन ग्रंथि बन गई है, उससे निकल पाना संभव नहीं होता है। कभी अपनी छवि की चिंता करते हैं, कभी धर्मनिरपेक्षता की चिंता करते हैं, कभी राष्ट्र की छवि की चिंता करते हैं, कभी ये चिंता करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होने जा रहा है, इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। हाल ही में एक शिक्षिका, दलित शिक्षिका की हत्या हो गई थी। उनका नाम था रजनी बाला। और ये जो हत्याओं का सिलसिला है ये काफी पहले से चल रहा था, तो उन्होंने आवेदन किया था अपने स्थानांतरण के लिए। उनका स्थानांतरण हुआ भी, बहुत समय लगा। और इसके पहले कि वो रिलीव होकर अपनी नई जगह पहुंच पाती, आखिरी दिन उनका स्कूल में था, ऑफिस में था, उस दिन उनकी हत्या कर दी गई। कैसे? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में एक ब्रांच मैनेजर जो राजस्थान के रहने वाले थे, उनकी हत्या ब्रांच में घुसकर आतंकवादियों ने कर दी। और आप इन दोनों घटनाओं में, ऐसी अनेकों घटनाएं हुई हैं, आप देखें कि ब्रांच में किसी भी बैंक की शाखा में जब आप जाएंगे, ग्राहक होंगे, स्टाफ होगा, किसी को कोई चोट नहीं, किसी को कोई हताहत नहीं। जिसको मारने आए थे उसको मार के चले गए। इसका मतलब यह हुआ कि घाटी में आतंकवादी जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें, किसी को भी मारने की योजना रखते हैं, मादा रखते हैं। और सरकार काउंटर नहीं कर पा रही है। नहीं मिले। आज जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश का कैडर एक होता है। क्या वहां के पुलिस और सरकारी विभाग के कर्मचारी, अधिकारी है कम से कम, दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं भेजे जा सकते थे? क्यों? क्योंकि आज भी पुलिस और सरकारी विभागों में अलगाववादियों का ही दबदबा है। सरकार, यानी केंद्र सरकार, पैसे भेज रही है, उस पैसे का उसी तरीके से उपयोग हो रहा है जैसे इसके पहले होता था। उसमें अलगाववादी, पृथकतावादी, वहां के जो नेता और उनके सहयोगी, पत्थरबाज, सभी बेनिफिटेड हो रहे हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिन तो ऐसा लगा था, जो बड़े बड़े बतौलेबाज टाइप के नेता हैं, महबूबा मुफ्ती, अब्दुल्ला परिवार के दोनों ही बाप बेटे, इनको भी वही सुविधाएं, बड़े बड़े बंगले, सारी सरकारी सुविधाएं क्यों मिल रही हैं? वो बाहर आके इस तरह की बेहुदा हरकतें करते हैं, बयान देते हैं, जिससे सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं पूरे देश का माहौल खराब होता है। तो ऐसे लोगों को सुरक्षा और सुविधाएं क्यों दी जाए? इनकी जगह तो जेल में होनी चाहिए थी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि जब भी कभी सरकार ने कोई प्रस्ताव रखा, तो वहां के तथाकथित समाज सेवी नेता या सामाजिक समरसता बनाने वाले नेता भांति भांति की बातें लेके आते हैं। जैसे
विस्थापितों के लिए अलग कॉलोनी बनाने का प्रस्ताव था, अलग बस्तियां बनाने का प्रस्ताव था। तो ये लोग आगे, नहीं नहीं हम सब लोग मिलजुल के रहेंगे। अब्दुल्ला परिवार ने कहा, महबूबा मुफ्ती ने कहा, तमाम छुटभइये नेता आ गए, नहीं नहीं हम लोग मिलजुल के रहेंगे, हमारा एक ही परिवार है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो 2 हत्याओं का उदाहरण हमने दिया, हत्याएं तो बहुत हुई हैं, इन 2 हत्याओं में जो जासूसी की है, जो भेद आतंकवादियों तक पहुंचाया गया है, वो सहकर्मियों और पड़ोसियों द्वारा किया गया है। रजनी बाला को उनके सहकर्मियों ने कहा था कि अरे आपका ट्रांसफर तो बहुत दूर होगा। इस दूर से क्या मतलब है? ये दूर यही दूर था जहां वो जा चुके हैं। आप सोचिए, एक शाखा प्रबंधक बैंक का जो दूसरे राज्य से आया हुआ है, वो जम्मू कश्मीर में है, वो जो कुछ भी उसकी मना स्थिति होगी, मन में डर होगा, अपने हिसाब से तो कार्य कर ही रहा होगा, लेकिन उनके सहकर्मियों का, उनके सहयोगियों का, दूसरे स्टाफ का, जो स्थानीय स्टाफ है, उसकी क्या भूमिका रही होगी? क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता था कि उनको सुरक्षित रखते? लेकिन ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि उनकी हत्या में भी उनके सहकर्मियों ने ही रोल अदा किया। रजनी बाला की हत्या में भी उनके सहकर्मियों ने ही रोल अदा किया। और जो लोग मारे जा रहे हैं, उनके पड़ोसी इस तरह की सूचनाएं आतंकवादियों को पहुंचा रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि किसी को मालूम नहीं, उपराज्यपाल को नहीं मालूम है, गृह मंत्रालय को नहीं मालूम है, लेकिन हम इस चीज को क्यों नहीं मानते कि ये जो विस्थापित परिवार हैं, उनके मिलजुल के साथ में नहीं रह सकते हैं जब तक डेमोग्राफी का मिक्सिंग, उनका जो मिश्रण है, इस तरह से नहीं हो जाएगा कि एक साइजेबल पॉपुलेशन हिंदुओं की हो, तब तक वहां कुछ नहीं हो सकता। और अभी एक जो आतंकवादी संगठन ने बयान दिया है, केंद्र सरकार को चुनौती दी है कि अगर आप डेमोग्राफी बदलने की कोशिश करेंगे तो यही करेंगे। आप समझ लीजिए इशारा कहाँ पर है। आपको समय, सरकार, केंद्र सरकार को काम करते करते इतना समय हो गया, उस पर निर्णय नहीं हो पाया। आज ये केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र सरकार कोई जमीन का अधिग्रहण करके केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कॉलोनियां क्यों नहीं बनाती? एक सर्विसमैन के लिए कॉलोनीज क्यों नहीं बनाती? वहां पर आम आदमियों के लिए जमीन खरीदने, प्लॉट खरीदने, फ्लैट खरीदने, मकान खरीदने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर आप डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वहाँ हिंदू रहें, सुरक्षित रहें, और आप चाहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा रहे, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। इसराइल ने किया है ये, और बहुत मजबूरी में किया है, और इन्हीं परिस्थितियों में किया है जो परिस्थितियां आज जम्मू कश्मीर में हैं। हम इसराइल की बहुत सारी चीजों को फॉलो करते हैं, बहुत बड़े उनके प्रशंसक हैं, कम से कम ये चीज उनसे सीख लें। कैसे उन्होंने अलग अलग बस्तियां बनाई, उनके यहाँ भी ऐसे हमले होते थे, उन्होंने इससे निजात पाई और ईंट का जवाब पत्थर से देना सीखा है। हमें या तो ईंट का जवाब पत्थर से देना सीखना होगा, अपनी सुरक्षा चाक चौबंद करनी पड़ेगी, और या फिर हमें तैयार रहना होगा कि ये जो हत्याएं हो रही हैं, ये सब चलती रहेंगी, पहले भी होता था, अब भी हो रहा है। अक्सर टीवी डिबेट में सरकार के नुमाइंदे, भाजपा के प्रवक्ता बताते हैं कि अरे वो एक हत्या हुई और 24 घंटे के अंदर हमने आतंकवादियों को पकड़ के उनका इनकाउंटर कर दिया। ये कौन सी बड़ी बात होगी भाई? अच्छा तो ये होता है कि जब इससे पहले के आतंकवादी हत्याएं कर पाते, उनका इनकाउंटर कर दिया जाता। हत्याएं करने के बाद इनकाउंटर करना आपकी मजबूरी है, ये फेस सेविंग एक्सरसाइज है। इससे क्या मिलेगा? जो मर गया वो तो चला गया। अब मरने वालों का जम्मू कश्मीर में सिर्फ डेटा है 2, 3, 4, ये संख्या चल रही है। और उसी तरह से एक आंकड़े ये बताए जा रहे हैं कि जो ये पलायन हिंदुओं का शुरू हो रहा है, ये 8वां पलायन है। और इस पलायन के बाद जम्मू कश्मीर में इन विस्थापितों को वापस ले जाना, उनको कम से कम वहां व्यवस्थित करने की बात करने का नैतिक अधिकार भी नहीं रह जाएगा। और किसी ने ये एनालाइज, एक जो सोशोलॉजी वहां की चल रही है, उसको एनालाइज करने की कोशिश नहीं की। एक लड़की को मारा गया जम्मू कश्मीर की, वो कश्मीरी सेने तारिका थी, और उनके लिए कहा गया कि वो हिजाब नहीं पहनती थी। अरे भाई, हिंदू हिजाब क्यों पहनेगी लड़की? लेकिन उसको इसलिए मारा गया क्योंकि वहां पर बिल्कुल फंडा क्लियर है। फंडा ये है कि जो काफिर हैं, यानी इसकी डेफिनेशन तो बहुत लंबी हो जाएगी, जो गैर मुस्लिम हैं, काफिर हैं, या
ऐसे लोग हैं मुसलमानों में जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और बुर्का, हिजाब और बाकी चीज़ों में ध्यान नहीं देते हैं। मुशरिक या मुनाफिक, ये 2-3 शब्द जो रहते हैं, इनके हिसाब से छांट-छांट के लोग मारे जा रहे हैं। इनके पड़ोसी ही सूचनाएँ देते हैं। आपने अभी देखा होगा कि सुरक्षा बलों को ले जा रही एक गाड़ी जिसका ड्राइवर कश्मीरी था, स्थानीय ड्राइवर था। वो किसी एक ऐसी जगह पर गाड़ी से कूद गया, जिंदा बच गया, लेकिन गाड़ी खड्ड में चली गई। 7 सुरक्षाकर्मी मारे गए, 15 घायल हुए। सेना ने एफआईआर दर्ज करवा दी। अरे भाई, एफआईआर दर्ज कराने से क्या होगा? 7 जवान चले गए और 15 घायल हो गए। 7 जवानों की कीमत एफआईआर दर्ज कराना है। हम क्यों नहीं ये पता लगा पाए? हम क्यों इतना अधिक विश्वास करते हैं? एक रिस्क मिटिगेशन एक्सरसाइज है, जहां हमें खतरा लगता है वहां हम ऐसे किसी कर्मचारी को अपने यहाँ अपने ऑफिस में ड्राइवर के रूप में, किस अंगरक्षक के रूप में नहीं रखेंगे। उसको बुरा लगे तो लगे, सिर्फ सांप्रदायिक सद्भाव दिखाने के लिए, आडंबर दिखाने के लिए इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। इसके अलावा दूसरी घटना और है। ये घटना इसलिए बताई कि ये सहकर्मी क्या कर सकते हैं। दूसरी घटना है कि एक आतंकवादी के किसी घर में छिपे होने की खबर सुरक्षा बलों को मिली। सुरक्षा बल घर की तलाशी लेने के लिए पहुंचे। मकान मालिक ने कहा नहीं नहीं साहब, यहाँ पे तो आतंकवादी नहीं है। जब सुरक्षा बलों ने इंसिस्ट किया तो उसने कहा अच्छा ठीक है, हम खुद ही दिखा देते हैं आपको, आप देख लीजिए चल के। घर के अंदर ले जाकर एक कमरे का जब ताला खोला गया, सुरक्षा बल तो रिलैक्स हो चुके थे कि इसमें तो ताला बंद है, कुछ है नहीं, और ये मकान मालिक स्वयं जाके दिखा रहा है हमको, सब पूरी तलाशी करवा रहा है। और वहां से ताबड़तोड़ गोली करके उस सुरक्षा बलों को 2 सुरक्षा बल वहीं पे मारे गए। बाद में भले ही आतंकवादियों को आपने ढेर कर दिया हो 24 घंटे के अंदर, क्या फर्क पड़ता है? तो अभी भी हम उस ताने बाने में उलझे हैं। इसलिए कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कश्मीर में जब तक कुछ नया नहीं किया जाएगा, कश्मीर के हालात नहीं सुधरने वाले। अब वो नया क्या होना चाहिए? वो नया ऐसा होगा जो लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा। नया ये होना चाहिए कि जो पुलिस विभाग और सरकारी विभाग हैं, उनकी छानबीन की जानी चाहिए। जो भी संदेहास्पद व्यक्ति हैं, उनको तुरंत स्थानांतरित किया जाना चाहिए। और एक कैडर से ऊपर के सारे लोगों को मिक्स किया जाना चाहिए। दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों में आप भेज दीजिए और वहां से लोगों को ले आइए। कम से कम भाजपा शासित प्रदेशों से आप ये सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवा सकते हैं अधिकारियों की डेपुटेशन पे अदला बदली के लिए। आईएएस, आईपीएस, केंद्रीय सरकार की सेवाओं में ये सब चलता है डेपुटेशन। आंध्र प्रदेश कैडर का आईएएस ऑफिसर उत्तर प्रदेश में आ जाएगा, मिजोरम कैडर का आईएएस ऑफिसर दिल्ली पहुंच जाएगा। तो जम्मू कश्मीर की क्या खास बात है? वहां का आदमी पुडुचेरी क्यों नहीं जा सकता? दमन, गोवा, इन सब में क्यों नहीं जा सकता? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आ सकता? कम से कम केंद्र शासित प्रदेशों में तो जा ही सकता है। ये सरकार को तुरंत करना चाहिए। और इसके अलावा जब सुरक्षा बलों का वहां पे तैनाती जितनी थी पहले, उसमें कटौती क्यों की गई? हम ये मौका क्यों देना चाह रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी दिखाने के लिए कि भाई पहले इतनी सुरक्षा बल तैनात रहते थे, हमने कम कर दिए, 3 लाख हटा दिए हैं। ये 3 लाख सुरक्षा कर्मी बहुत संख्या होती है। घाटी में तो सिर्फ 6,000 कश्मीरी पंडित रह गए हैं। आप चाहें तो हर व्यक्ति के पीछे एक सुरक्षाकर्मी लगा सकते हैं, और व्यक्ति नहीं, कम से कम हर घर को तो एक सुरक्षा दे ही सकते हैं। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए इसमें क्या लगता है? लेकिन ये नहीं किया गया। अब जो आतंकवादियों की भाषा है, जो आतंकवादियों का उद्देश्य है, हमको उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। डेमोग्राफी बदलने के लिए आप जमीन की खरीद फरोख्त फ्री करिए, कम से कम कुछ मामलों में, रेजिडेंशियल मामलों में। केंद्र सरकार जमीन अधिग्रहित करे, वहां पर कॉलोनी बनाए, फ्लैट्स बनाए, घर बनाए, और एक सर्विसमैन को प्राथमिकता के आधार पर दे। जो हिंदू हैं, कश्मीरी पंडित हैं, जिनके मन में डर है, उनको आप लाइसेंसी हथियार दीजिए, प्राथमिकता पर दीजिए। उसके लिए अनुदान दीजिए। जो नहीं खरीद सकते हैं उनको आप फ्री में दीजिए। और विस्थापितों के लिए अलग से बस्तियां बनाइए, उनके लिए सारी सुविधाएं वहां पर क्रिएट करिए। और ज्यादा से ज्यादा आप फ्लैट, प्लॉट, हाउस बनाइए, उस पर सब्सिडी दीजिए। पूरे भारतवर्ष से लोगों को आने के लिए आमंत्रित करिए। इसमें क्या मुश्किल है? केंद्र शासित प्रदेश का मतलब है ये केंद्र सरकार की संपत्ति है सारी। और आप कुछ भी केंद्रीय कॉलोनी बना सकते हैं, केंद्रीय कार्यालयों के लिए जगह लेकर वहां पे बना सकते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय खड़ा कर सकते हैं,
जम्मू कश्मीर की बहुत सांस्कृतिक महत्व है। वैदिक पीरियड से जाने कितनी रचनाएं हुई, जाने क्या क्या वहां पर किया गया। हम एक वैदिक विश्वविद्यालय बना सकते हैं, देश दुनिया से दूर दूर से लोग पढ़ने के लिए आएंगे। और इस तरह से हम, एक तो ये काम हो गया जो प्रिकॉशनरी काम है, दूसरा काम है हम मदरसों पे और मस्जिदों पे निगरानी नहीं रख सकते हैं। मदरसे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री स्वयं इमरान खान ने कहा है कि वो आतंकवाद की फैक्ट्री है, और हमारे यहाँ तो फैक्ट्री लाखों में चल रही है। पूरे जम्मू कश्मीर में फैक्ट्री चल रही है, हम उस पर निगाह क्यों नहीं कर सकते हैं? असम में अगर हम मदरसों को सरकारी स्कूल में बदल सकते हैं, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं बदल सकते हैं? मंदिरों का अगर अधिग्रहण किया जा सकता है तो जम्मू कश्मीर में ही सही एक्सपेरिमेंटल तौर पे वहां मस्जिदों का अधिग्रहण क्यों नहीं किया जा सकता है? क्या सरकार सिर्फ हिंदुओं की ही उपेक्षा करके ये सब करेगी? वहां पे जितने भी धार्मिक पूजा स्थल हैं उनका अधिग्रहण करिए, वहां सुरक्षा बल तैनात करिए। जब कोई नमाज के लिए आता है उस समय यार इसके बाद मस्जिदें बंद हो जाए, कोई तकरीर नहीं, और इस तरह की चीजों पर निगाह रखी जानी चाहिए। और जम्मू कश्मीर ही क्यों, आपको देश में जहां कहीं भी इस तरह की फैक्ट्री, आतंकवाद की फैक्ट्री मिलती है किसी भी मदरसों में, वहां पर इस तरह के काम किए जा सकते हैं। प्रमुख मस्जिदों का अधिग्रहण किया जा सकता है। आज हालात तो ये है, जमा मस्जिद जैसी अनेकों मस्जिदें हैं जिनका रख रखाव तो एएसआई करती है, फायदा दूसरे लोग उठाते हैं, तकरीरें देश विरोधी की जाती हैं। इससे हमें इस हीन ग्रंथि से बाहर आना पड़ेगा कि देश क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, इससे बाहर आना पड़ेगा। और फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, सुरक्षा बलों की तैनाती एकदम से बढ़ाइए, और वो सुरक्षा बल ऐसे हों जो कम से कम स्टेट पुलिस पर, राज्य की पुलिस पर भी निगाह रखें। आज तो वहां जो आतंकवाद है ये अपने आप इंडिपेंडेंटली नहीं आ रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि सीमा से क्रॉस करके ये आतंकवादी कैसे आ जाते हैं, और हम उनको तभी देख पाते हैं जब कोई हत्या कर पाते हैं। हमने इतने दिनों में ये सीखा है कि कौन से पॉइंट हैं जहां से आतंकवादी ज्यादा क्रॉस करते हैं, वहां पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा सर्विलियंस की जरूरत है। उसके लिए हेलीकॉप्टर लगाए जा सकते हैं। आज भी पाकिस्तान का ड्रोन आ जाता है और हम उसको मार के गिरा देते हैं बस। इस मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा, तभी जम्मू कश्मीर का कुछ उद्धार हो सकता है। वरना जम्मू कश्मीर जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, और हो सकता है कभी हमारे हाथ से भी निकल जाए। नमस्कार।